जैसे ही सबको लगा कि मेरा अचानक गिरना सिर्फ गॉडेस से टकराकर उसे अपनी बाहों में लेने की एक बेकार कोशिश है, मैंने हवा में ही जबरदस्ती अपना शरीर मोड़ लिया और उसके ठीक बगल में खड़ी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पर छलांग लगा दी। लेकिन सबसे अहम पल पर उस बेवकूफ लड़की ने मुझे पकड़ने की बजाय अपने हाथ में पकड़ा हुआ तरबूज ऊपर उठा लिया। हम दोनों जोर से जमीन पर गिरे और कुछ सेकंड तक वहीं जमे रहे। फिर उसने सबसे पहले मुझे नहीं, अपने तरबूज को चेक किया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि तरबूज बिल्कुल सही सलामत है, तब जाकर उसने मेरी तरफ देखा और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ एन, तुम ठीक हो ना? मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। क्या सच में वो बेवकूफ तरबूज मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था? मैंने दांत भींचते हुए पूछा, इयन, क्या तुम्हारा ये हरामखोर तरबूज सच में इतना जरूरी है? उसे मेरी आवाज सुनते ही झटका लगा। ओह नो, एचेन मुझे पूरे नाम से बुला रहा है। इस बार तो मैं सच में बुरी तरह फंस गई। उधर शियान और आसपास तमाशा देख रहे सारे स्टूडेंट्स भी पूरी तरह सन्न रह गए। इयन ने घबराकर तुरंत जवाब दिया, तुम इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल तुम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। भीड़ ने मन ही मन उसे थम्स अप दे दिया। सबको लगा, वाह, वो जो अभी हुआ वो सिर्फ सबकॉन्शियस रिएक्शन था। वाह, इस बार तो उसने सही जवाब दे दिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा। मैंने इयन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आगे बढ़कर उसके नरम गाल को हल्के से दबाया। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिल से ज्यादा ईमानदार है ना? इतना कहकर मैंने उसके हाथ से तरबूज छीन लिया और बिना पीछे देखे सीधे कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। उधर इयन अकेली खड़ी रह गई। मैं सच में इनोसेंट हूँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उस समय मेरा दिमाग एक सेकंड के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया था। तभी चीची उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, गर्ल, तुम्हारा पहला जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन आखिरी लाइन बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। डोर्म वापस आने के बाद अगर मुझे कल रात वो अजीब सपना नहीं आया होता, अगर मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं किसी नोवेल की दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे सपने में जिस इंसान को मैंने गले लगाया था वो शियान थी। अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। और अगर मैं उस नोवेल का सबसे नफरत किया जाने वाला विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं होता। सपना धीरे धीरे रियलिटी में बदल रहा था। प्लॉट पहले ही शुरू हो चुका था। मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे पागलों की तरह नहीं भागूंगा। पिछली रात यान ने मुझे स्नैक स्ट्रीट चलने के लिए बुलाया। वो पहले से बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही मेरे माथे पर लकीरें पड़ गई। उसके कपड़े इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर मेरी आंखों में दर्द होने लगा। मुझे देखते ही वो दौड़ कर आई। एन, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। एन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज अब मुझसे नाराज मत रहो, बस एक बार स्माइल कर दो। आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स हमें घूर रहे थे। इस छोटी बेवकूफ से बहस करना मेरी शान के खिलाफ था। मैंने शांत आवाज में कहा, अगले 1 महीने तक हर सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओगी, समझी? उसकी आंखें चमक उठी। यस सर। एचेन, ये छोटी सी लड़की खुशी खुशी आपका आदेश मानेगी। उसने इतनी चमकदार मुस्कान दी कि मुझे उसी वक्त उसकी सजा बढ़ाने का मन कर गया। और हर दिन ट्रैक पर 2 चक्कर लगाओगी, साथ में 20 सिटअप्स भी। असल में ये सजा उसके लिए ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए काफी थी। ये सुनते ही उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा, फिजिकल पनिशमेंट भी तो ऐसा करते हैं? मैं 1 महीने की जगह 1.5 महीने तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊंगी। वो बड़ी मासूम आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। मानना पड़ेगा वो चेहरा सच में क्यूट था, लेकिन उस अजीब स्नैक आउटफिट के साथ मैं ज्यादा देर उसे देख ही नहीं पाया। मैंने भौं उठाई, तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है? वो तुरंत डर गई। न, 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 नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। उसने फौरन गर्दन अंदर खींच ली, फिर अपने सारे स्नैक्स डोम आंटी को देकर सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज में छिपी हुई शिकायत साफ सुनाई दे रही थी। मैं पूरी ईमानदारी से अपना मिशन पूरा करूंगी। उसके बाद हम दोनों ने पूरी स्नैक स्ट्रीट छान मारी। जो भी स्वादिष्ट दिखा सब खा लिया। पेट भरने के बाद हम वापस कॉलेज लौट आए। डोर्म पहुंचकर मैंने जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने कल रात वाला सपना याद करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा प्लॉट अपने दिमाग में सॉर्ट करने लगा। पहला, फीमेल लीड से टकराना। दूसरा, लाइब्रेरी में अचानक मिलना। तीसरा, स्पोर्ट्स ग्राउंड पर इनकाउंटर। और उसके बाद लगातार उसके पीछे घूमना, जो लगभग हैरासमेंट की हद तक पहुंच जाता था। संक्षेप में कहूं तो सपने में दिखी वो सारी चांस इनकाउंटर्स कोई इत्तेफाक नहीं थी। उनमें से हर एक को बड़ी बारीकी से प्लान किया गया था। ये बात समझ आने के बाद मैंने राहत की सांस ली। उस नोवेल वाला मैं फीमेल लीड की डेली शेड्यूल तक मिनट मिनट याद रखता था। इसलिए जब तक मैं खुद जानबूझकर कुछ अरेंज नहीं करूंगा, मेरी और फीमेल लीड की मुलाकात होना लगभग नामुमकिन था। आखिर वो मेरी क्लास में भी नहीं थी। उसी सुकून के साथ मैं रात भर आराम से सोया। अगली सुबह देखते ही देखते निकल गई। दोपहर का पहला पीरियड पीई का था। क्लास शुरू होने से पहले सब लोग पेड़ की छाया में खड़े होकर रात को होने वाले क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन की बातें कर रहे थे। मैं भी यूपंग के साथ आराम से बातें कर रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी दी। मुड़कर देखा तो जो नियन अपने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ खड़ी थी। हा, एचेन, कितना कोइंसिडेंस है, हमारी दोनों क्लासेस की पीई एक साथ है। वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसलिए यूपंग ने भी हंसते हुए उसे हेलो कहा। लेकिन जो नियन ने बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ा और मुझे थोड़ा किनारे ले गई। एचेन, आज पीई में हमने रन किया है, तो क्या आज सुबह वाले 1000 मीटर कैंसिल हो सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हो सकते हैं, लेकिन सिटअप्स बढ़ाकर 30 कर दिए जाएंगे। उसने तुरंत सलामी मार दी। यस सर, मैं बाद में टाइम मिलते ही कर लूंगी। इतना कहकर वो अपनी लाइन में वापस चली गई। उसके जाते ही हमारी क्लास की एक लड़की उसके पास आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्लास 4 वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? जो नियन ने बिना झिझके सिर हिला दिया। बॉयफ्रेंड कहाँ? अभी तक तो हमने उस बारे में सोचा भी नहीं है। ये सुनकर हो रोई हल्का सा हंसी। उसकी नजरें बिना किसी झिझक के सीधे मेरी तरफ थी। अच्छा, मतलब अब भी बॉयफ्रेंड नहीं है? तो फिर आसान रहेगा। मैं और यूपंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के पास खड़े बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से किसी की जोरदार आवाज आई। पहले एक बास्केटबॉल पूरी रफ्तार से मेरी तरफ उड़ता हुआ आया। जैसे ही मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया,
तभी एक लड़की अचानक मेरे सामने आ गई। वो सीधे बैलेंस खो बैठी। अगले ही पल वो पूरी ताकत से मुझसे टकराई और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। मेरे दोनों हाथ जमीन पर बुरी तरह रगड़ गए और हथेलियों की चमड़ी छिल गई। उस लड़की ने जैसे ही मेरी खून से सनी हथेलियां देखी, उसकी साफ दर्द दिखाई दिया। मन ही मन बड़बड़ाया, कमाल है, बैड लक का दरवाजा खुला नहीं कि उससे भी बड़ी बैड लक अंदर आ गई। स्पोर्ट्स ग्राउंड, कैंपस नॉवल की सबसे डेंजरस जगह, और मैं ये बात भूल कैसे गया? सच में मैं कितना बेवकूफ। वो लड़की घबरा कर बोली, तुम ठीक हो? मैंने बास्केटबॉल अपनी तरफ आते देखा तो बिना सोचे तुम्हारे सामने आ गई, लेकिन उल्टा तुम्हें ही चोट लग गई। चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी लेकर चलती हूँ। इतने में यपंग गुस्से से उस पर बरस पड़ा, तुम्हें अपनी लिमिट पता भी है। अगर तुम बीच में नहीं आती तो ये चेन खुद ही बॉल पकड़ लेता, लेकिन तुम्हें हीरो बनने की इतनी जल्दी थी कि खुद भी उससे टकरा गई और उसे भी गिरा दिया। तब तक हमारे आसपास स्टूडेंट्स की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। जियान, जो आमतौर पर किसी भी लड़के से दूरी बनाकर रखती थी, इस बार खुद झुककर मुझे उठाने लगी। मैंने तुरंत भीड़ की तरफ देखा, सबसे पहला सवाल पूछा, तुम्हारी क्लास की जो नियन कहाँ है? भीड़ में से किसी ने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं है। शियान ने फिर कहा, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलती हूँ। लेकिन मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। मैंने खुद चलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जिद मत करो, स्कूल इतना बड़ा है, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। स्कूल ब्यूटी खुद तुम्हारी मदद करना चाहती है, इतना स्टबर्न मत बनो। मैंने गहरी सांस ली, आंखें घुमाई और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने भीड़ के सबसे किनारे खड़ी एक गोल मटोल लड़की की तरफ इशारा किया, जो भीड़ में घुस ही नहीं पा रही थी। अरे तुम मेरी एक हेल्प करोगी? कैंपस इतना बड़ा है, मुझे इन्फर्मरी का रास्ता नहीं पता, क्या तुम मुझे वहां तक ले चलोगी? मेरी बात सुनते ही शियान हल्का सा भौहें सिकोड़कर मुझे देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया, जब वो खुद मेरे सामने खड़ी है तो मैं उससे मदद लेने की बजाय किसी अनजान लड़की से क्यों कह रहा हूँ? क्या उसने कोई गलती कर दी थी? चारों तरफ से आती जलन और हैरानी भरी नजरों के बीच सुचीची चुपचाप आगे आगे चलने लगी और मुझे इन्फर्मरी की तरफ ले जाने लगी। जब उस पीछे पीछे चियान, हुरुई और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स भी चले आ रहे थे। यूपंग और बाकी लड़के भी साथ आने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। कुछ देर बाद हम आखिरकार इन्फर्मरी पहुंच गए। सुचीची ने बहुत सावधानी से और बिना कुछ कहे धीरे धीरे मेरी शर्ट की स्लीव्स और पैंट के किनारे ऊपर मोड़ने लगी। स्कूल की नर्स ने मुझे देखते ही मेरी चोटें चेक करनी शुरू कर दी, फिर थोड़ा हैरान होकर बोली, अरे बाप रे बेटा, इतनी बुरी तरह कैसे गिर गए? हुरुई ने जल्दी से जवाब दिया, बास्केटबॉल लग गई थी इसलिए गिर गए। नर्स ने सिर हिलाया और फिर मुझसे पूछा, घुटनों और हथेलियों के अलावा कहीं और भी दर्द हो रहा है? उसका सवाल सुनते ही सब चुप हो गए। सच कहूं तो मेरी सारी अटेंशन तो हथेलियों के दर्द पर ही अटकी हुई थी। बाकी शरीर में दर्द है या नहीं ये महसूस करने का भी टाइम नहीं मिला था। नर्स बोली, ठीक है, पहले पूरा चेकअप कर लेते हैं, आप लोग जरा बाहर वेट कीजिए। कुछ देर बाद नर्स ने चेकअप पूरा किया और मेरी चोटों पर मेडिसिन लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही आयोडाइन में भीगा हुआ कॉटन मेरी छिल्ली हुई हथेलियों पर लगा, ऐसा लगा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मैंने दांत भींच लिए, पूरी कोशिश की कि आवाज न निकले, लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकल ही गई। मुझे इस तरह दर्द सहते देखकर तीनों लड़कियों के चेहरे उतर गए। सुचीची धीरे से मेरे पास आई और नरम आवाज में बोली, चेन, अगर दर्द हो रहा है तो बोल दो, इतना जबरदस्ती सहने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद नर्स ने मेरे घुटनों की खरोंच और बाकी चोटों पर भी पट्टी कर दी। नर्स मुस्कुराते हुए बोली, अब इसकी पीठ पर मेडिसिन लगानी है, तो आप तीनों फिर से बाहर जाएंगी क्या? ये सुनते ही तीनों लड़कियां एक साथ शर्म से लाल हो गईं और बिना कुछ बोले बाहर चली गईं। कुछ मिनट बाद नर्स ने उन्हें वापस अंदर बुला लिया, फिर उसने गंभीर आवाज में समझाया, आगे से बॉल खेलते समय थोड़ा ध्यान रखा करो, गेम के चक्कर में क्लासमेट की सेफ्टी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इनकी हालत देखो, अब अगले कुछ दिन ये ठीक से खाना भी नहीं खा पाएगा और लिखना भी मुश्किल होगा। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगले कुछ दिनों तक घाव बिल्कुल गीले मत होने देना, 2 दिन बाद वापस आकर ड्रेसिंग बदलवा लेना। उसने मुझे एक मेडिसिन स्प्रे भी पकड़ाया, इसे रोज अपने घुटनों और पीठ पर स्प्रे करना। सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद नर्स ने हमें जाने दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, हुरुई तुरंत आगे आई, चीची तुमने काफी हेल्प कर दी, अब चिंगचेन को मैं क्लास तक छोड़ देती हूँ। इतना कहते हुए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन भोली भाली सुचीची को लगा कि वो बस फॉर्मेलिटी कर रही है। उसने हंसकर हाथ हिला दिया, कोई बात नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, इस मैं ही ले जाती हूँ। एक तरफ खड़ी शियान चुपचाप ये सब देख रही थी। उसे सुबह से ही लग रहा था कि आज मैं उससे जानबूझकर दूरी बना रहा हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सच में है या फिर वो ज्यादा सोच रही है। उसी समय जो नियन तूफान की तरह भागती हुई वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने मेरी हालत देखी, उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई देने लगी। उसने शियान और हुरुई की तरफ देखा और हल्का सा ठंडा हम्फ किया, फिर तुरंत मेरे पास आकर बहुत नरम आवाज में बोली, चेन चलो, मैं तुम्हें क्लास तक ले चलती हूँ। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देने लगी। मैंने मुस्कुराकर सुचीची की तरफ देखा, थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है अगर ये हेल्प करेगी तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। मैंने उसे माफी भरी मुस्कान दी। क्लास में वापस पहुंचकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद हुरुई लाल चेहरा लिए धीरे धीरे मेरी डेस्क तक आई। उसने बिना कुछ कहे गर्म पानी से भरा एक कप मेरी डेस्क पर रखा। उसका चेहरा इतना लाल था कि वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। कप रखते ही वो भागकर अपनी सीट पर वापस चली गई। मैं कप को घूरता रह गया। उसकी फीलिंग्स अपनी जगह थी और सच कहूं तो मुझे प्यास
प्यास भी लगी थी, लेकिन मेरे दोनों हाथ बैंडेज से लिपटे हुए थे। बाथरूम जाना भी मुश्किल हो रहा था। अब अगर मैं इतना हॉट वाटर पी लूं तो बार बार बाथरूम कैसे जाऊंगा। किसी तरह आफ्टरनून की सारी क्लासेस खत्म हुई। तभी जो नियन का मैसेज आया, कैफेटेरिया चलोगे या मैं टेकआउट लेकर आ जाऊं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग मुझे कैफेटेरिया में ऐसे देखें जैसे किसी जू का एनिमल देख रहे हो, इसलिए मैंने तुरंत रिप्लाई किया, टेकआउट ले आओ, मैं कैंपस प्लाजा में वेट करता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंट्स के जाने का इंतजार करने के बाद मैं लंगड़ाता हुआ कैंपस प्लाजा की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं पहुंचा उसी समय जो नियन भी 2 लंच बॉक्स लेकर आ गई। हम दोनों पत्थर की मेज पर बैठकर खाना खाने लगे। खाते खाते वो बोली, अगले कुछ दिनों में अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे यांगजिया से बोल देना, वो तुम्हारी क्लास में है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। मैंने आराम से खाना खाते हुए जवाब दिया, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मेरी चोट 2-4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर जो नियन ने खाते खाते कहा, अच्छा हाँ, मम्मी पूछ रही थी कि एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर यहाँ आने के बाद तुम्हें स्कूल में सब ठीक लग रहा है या नहीं। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एक क्लाइंट भी इसी स्कूल में पढ़ता है। वो पूछ रहे थे कि क्या तुम अभी भी जॉब्स ले रहे हो। इतना कहकर जोनियन ने मेरी बैंडेज से लिपटी हुई हथेलियों की तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब भी आराम करना चाहिए। वैसे भी अभी तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने आराम से खाना खाते हुए पूछा, हमारे स्कूल का ही है? मुझे तो याद नहीं कि मैं उसे जानता हूँ। जोनियन ने सिर हिलाया, हाँ, इसी स्कूल का है। उन्होंने पहले भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उस समय हम बीजिंग में थे। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से तुमने जॉब नहीं ली। अब उन्हें पता चला कि तुम एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर वापस आए हो, तो उन्होंने फिर से मेरी मम्मी से कांटेक्ट किया। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जोनियन, क्लाइंट की डिटेल्स भेजो, पहले देखता हूँ। उसने तुरंत फाइल फॉरवर्ड कर दी, ये लो। लेकिन मम्मी अभी भी यही कह रही थी कि तुम्हें ये जॉब नहीं लेनी चाहिए। मैंने फाइल जल्दी जल्दी पढ़ी, फिर हल्की सी मुस्कान आई, वाह, ये तो हाई क्वालिटी क्लाइंट है, रिक्वायरमेंट्स भी कम है और पेमेंट भी काफी अच्छी है। ऐसे एंजल क्लाइंट रोज रोज नहीं मिलते। मैं ये जॉब ले रहा हूँ। जोनियन कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, चेन, क्या तुम सच में थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें सच में पैसों का बहुत ज्यादा लालच है। दोपहर की क्लासेस खत्म होने के बाद भी मैं तुरंत नहीं निकला। यूपंग भी मेरे साथ क्लास में ही रुका रहा। जब ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके तभी जोनियन अंदर आई, लेकिन इस बार उसके पीछे पीछे हुरुई और शियान भी चली आई। शियान को लगता था कि मैं उसकी वजह से घायल हुआ हूँ, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उन्हें देखते ही मेरा सिर दर्द करने लगा। पूरा कैंपस स्टूडेंट से भरा हुआ था। एक तरफ जोनियन मुझे सहारा देकर चला रही थी और पीछे 2-2 खूबसूरत लड़कियां चल रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेलिब्रिटी अपने पूरे एंटोराज के साथ घूम रहा हो। मेरे लिए तो ये सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ये तो बिल्कुल उसी तरह का ओपनिंग था जो हर विलन सपोर्टिंग कैरेक्टर के साथ होता है। शुरुआत जितनी ज्यादा चमकदार होती है, आगे जाकर उतनी ही बुरी तरह बेइज्जती होती है। जोनियन के सहारे चलते हुए मैं मन ही मन बस यही सोच रहा था, काश मैं यहीं बेहोश होकर गिर जाऊं, अपनी कैनन फोल्डर वाली किस्मत याद करके और अपने आसपास घूम रही इन बिल्कुल अनजान फीमेल लीड्स को देखकर। मुझे लगा मेरी जिंदगी सच में अंधेरे से भरी हुई है। डॉम वापस पहुंचते ही मैंने जोनियन द्वारा भेजे गए कॉन्टेक्ट को ऐड कर लिया। सामने वाले ने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हमने टाइम भी फिक्स कर लिया। ये काम खत्म होते ही मैंने चैन की सांस ली। सोचा था अब थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन रात के ठीक 8 बजे स्कूल फोरम पूरी तरह फट पड़ा। किसी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड वाली मेरी फोटो अपलोड कर दी थी और देखते ही देखते पूरा स्कूल उसी की बात करने लगा। फोटो में मेरे बिखरे हुए बाल, आधा चेहरा ढके हुए थे। जिसने फोटो अपलोड की थी उसने नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, यू आर वेलकम। बस पूरा फोरम पागल हो गया। मैं तो इन्हें अपना नया कैंपस गॉड घोषित करता हूँ। इतने लुक्स हैं, ये तो आराम से कैंपस आइडल बन सकते हैं। इनकी वो टूटी हुई उदास वाली वाइब सीधे दिल पर लग रही है। लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहाँ हेटर्स भी पहुंच ही जाते हैं। ऊपर वाले लोग ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये बिल्कुल एवरेज लग रहा है। हमारे यंग मास्टर डू के सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर कुछ लोग आग में घी डालने भी आ गए। ऊपर वाले की जेलसी स्क्रीन से बाहर निकल रही है। सुना है ये ट्रांसफर स्टूडेंट किसी साधारण फैमिली से है, जबकि यंग मास्टर डू के पेरेंट्स बीजिंग के टॉप बिलियनियर्स हैं। ऊपर से उनकी और शियन की तो बचपन से एंगेजमेंट जैसी है। ये नया लड़का आखिर किस बात में उनसे कंपटीशन करेगा? अगले दिन क्लासेस खत्म होने के बाद पूरी क्लास आराम से बातें कर रही थी। तभी बाहर अचानक शोर मच गया। कुछ लड़कों का ग्रुप क्लास में घुस आया। सबसे आगे खड़ा लड़का ऊंची आवाज में बोला, इनमें से चिंगचेन कौन है? उस समय मैं आराम से लॉलीपॉप खाते हुए फोन चला रहा था। अचानक बीच में डिस्टर्ब होने पर मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैं धीरे से खड़ा हुआ और पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? सामने वाला लड़का चेन शुवेई मुझे ऊपर से नीचे तक कई बार देखने लगा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम ही हो, चिंग चेन मानना पड़ेगा। लुकस बुरे नहीं है, लेकिन अब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं चेन शुवेई हूँ। तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो, है ना? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, हमारे सर्कल में तुम्हारा नाम मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना? मुझे थोड़ा हैरानी हुई। अच्छा, तो ये पहले मेरी बैकग्राउंड जानने आया है। ये देखना चाहता है कि मेरे पीछे कोई बड़ी फैमिली या पावर है या नहीं। मेरी याददाश्त के हिसाब से चेन शुवे बाद में आने वाला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। बीजिंग में उसकी अपनी पहचान थी, लेकिन हर बार डुयुमिंग की वजह से उसका नाम दब जाता था। काफी दुखद जिंदगी थी उसकी। लेकिन सवाल ये था, आखिर इसे मुझसे क्या काम था? उधर क्लास की एक तेज लड़की ने माहौल बिगड़ता देख लिया। वो तुरंत बगल वाली क्लास की तरफ भागी और जोर से चिल्लाई, बुरा हो गया, चेन शुवेई अपने लोगों को लेकर चिंग चेन के पास आ गया है। उसी समय यांगजिया, हुरुई और शियान से बात कर रही थी। ये सुनते ही उसका गुस्सा भड़क गया। वो तुरंत हमारी क्लास की तरफ दौड़ पड़ी।
मैंने बिल्कुल आराम से लॉलीपॉप मुंह में रखते हुए जवाब दिया, हाँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड सच में बहुत साधारण है। हमारे घर में तो बस लॉलीपॉप खरीदने जितने ही पैसे हैं। और तुमने सही कहा, हम कोई टॉप रिच फैमिली नहीं है। मेरी बात सुनकर चेन शुवेई के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने मन ही मन गाली दी, ये लड़का आखिर है क्या? कोई इंसान इतनी कॉन्फिडेंस से खुद को गरीब कैसे बोल सकता है? अब मैं आगे क्या बोलूं? उसने खांस कर खुद को संभाला और फिर बोला, सुना है तुम डू यूमिंग से कैंपस आइडल का टाइटल छीनना चाहते हो। मैंने बिना एक सेकंड लगाए जवाब दिया, नहीं मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर चेन शुवेई अंदर ही अंदर टूट गया। भाई ये तो मेरी डायलॉग ही चुरा ली। तुम उसके लायक नहीं हो, ये तो मुझे बोलना था। ये बंदा रूल्स फॉलो क्यों नहीं करता? बहुत इरिटेटिंग है। उसे जवाब नहीं मिला तो उसने फिर उकसाने की कोशिश की, तुम जानते भी हो डू यूमिंग और शीयान का बीजिंग में क्या स्टेटस है। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं, परफेक्ट मैच है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स मेड फॉर ईच अदर। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैं खुशी से बीच में बोल पड़ा, वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी दोनों की पेयरिंग सपोर्ट करता हूँ। अभी अभी पहुंची शीयान ने ये बात सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने हल्के से होंठ काटे, दिल के अंदर अजीब सी कसक उठी। उसका और डू यूमिंग का रिश्ता तो सिर्फ दोस्ती का था, फिर चेन ऐसा क्यों सोच रहा है? मेरी बात सुनकर चेन शुवेई कुछ पल तक बस मुझे घूरता रह गया। उसके पीछे खड़ा सुजकाई समझ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने आगे बढ़कर कहा, अच्छा है, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा और मिस शी का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं हंस पड़ा, फिर बिल्कुल सीरियस होकर बोला, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैं मिस सी के लायक कहाँ हूँ? वैसे भी मेरे पास इस चेहरे और पढ़ाई में अच्छे दिमाग के अलावा है ही क्या? बाकी हर चीज में तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। इतना कहकर मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी आंखों में देखा। पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज उठा। मेरा डेस्क मेट यू पेंग चुपके से मुझे थम्स अप दिखाने लगा। उधर यांग जिया की आंखें चमक उठी। उसे लगा मैं हमेशा की तरह शांत रहने वाला लड़का हूँ, लेकिन आज मैंने सबकी बोलती बंद कर दी थी। दूसरी तरफ शीयान मुझे नाराज नजरों से देख रही थी, जैसे उसकी आंखें कह रही हो, ए चेन, मेरे और डू यूमिंग के बीच सच में कुछ नहीं है। उधर चेन शुवेई पूरी तरह डिफेंसिव हो चुका था। वो बस जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, तुम्हें खुद को इतना कम समझने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आया था। मैंने भी पूरी मासूमियत से कहा, अच्छा ऐसी बात है। तुम लोग जिस अंदाज में अंदर आए थे मुझे तो लगा था लड़ाई करने आए हो। वैसे दोस्ती करने का तुम्हारा तरीका काफी यूनिक है। ये सुनते ही चेन शुवेई एक कदम पीछे हट गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का बिल्कुल आसान नहीं है। मैंने इसे हल्के में ले लिया, लेकिन इसकी जुबान बहुत तेज है। आज ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुमने गलत समझ लिया। क्लास शुरू होने वाली है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलते हैं। जो लोग कुछ देर पहले बड़े रौब से अंदर आए थे वही अब चुपचाप वापस लौट गए। उनके जाते ही यूपेंग ने जोर से मेरी पीठ थपथपाई। भाई आज तो तूने कमाल कर दिया, इतना कूल कैसे रह लेता है? मैं तो सच में डर गया था कि वो तुझे बुली करेंगे। जोनियन भी मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, बुरा नहीं था, आज तो तुमने उन्हें अच्छी तरह हैंडल कर लिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम खुद को किसी से दबने नहीं दोगे, लेकिन वो अचानक तुमसे पंगा लेने क्यों आ गया? मैंने उसकी तरफ देखा, अपना वाटर बॉटल उसके हाथ में थमाया और हंसते हुए बोला, क्या मजाक कर रहे हो? वो मुझे बुली करेगा? पहले जाकर मेरे लिए पानी भर कर लाओ। तभी पीछे बैठा लू जिंगयान अचानक बोला, मुझे शायद वजह पता है। पूरी क्लास एक साथ उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, कल रात स्कूल फोरम पर हर कोई ए चेन की तारीफ कर रहा था, शायद तुम लोग नहीं जानते, लेकिन चेन शुवेई हमेशा से सेकंड प्लेस पर रहा है। हर बार डू यूमिंग उससे आगे निकल जाता है। अब अचानक ए चेन ट्रांसफर होकर आया और आते ही पूरे स्कूल का अटेंशन उसकी तरफ चला गया। उसे लगा उसकी पोजीशन भी छिन जाएगी, इसलिए वो जानबूझकर यहाँ आया था। स्कूल में तो बड़ा एंटरटेनमेंट चलता रहता है, बड़ा मुझे भी यही लगता है। चेन शुवेई को सच में ए चेन से थ्रेट महसूस होने लगा है। पहले ही सेकंड प्लेस पर अटका हुआ था, अब शायद उसे डर है कि वो भी नहीं बचेगा। तुम लोगों के बीच तो काफी ड्रामा चल रहा है, आज तो मजा ही आ गया। उसी समय बगल वाली क्लास की एक लड़की मुस्कुराकर शीयान से बोली, यन तुम्हारे ए चेन ने तो तुम्हारी और डू यूमिंग की पेयरिंग भी सपोर्ट कर दी। शीयान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। असल में उसका और डू यूमिंग का रिश्ता सिर्फ बचपन की दोस्ती का था, लेकिन बचपन से ही हर कोई यही मानता आया था कि दोनों बड़े होकर साथ होंगे। पहले उसे इन बातों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने कभी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया। लेकिन आज वही बात जब ए चेन के मुंह से सुनी तो जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, हमारे घर में कभी पैसे देखकर रिश्ता नहीं चुना जाता, जब तक सामने वाला इंसान अच्छा हो बस वही काफी है। लेकिन ए चेन की बातों से तो ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ रिच बॉयज को ही पसंद करती। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे साफ महसूस हुआ कि घुटने का दर्द पहले से काफी कम हो चुका था। कल पूरा दिन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज आखिरकार मैं सीधा चल पा रहा था। आज मेरा एक क्लाइंट मीटिंग था, लोकेशन स्कूल कैफेटेरिया, जो नियन भी मेरे साथ चलती। चलते चलते मिस्टर बीस्ट चावल, मिस्टर बीस्ट चावल खा रहे हैं। नीचे देखो वहाँ मिस्टर बीस्ट कराटे कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट वकील हैं। Мистер Бист, рис, мистер Бист ест рис. Посмотри вниз, там мистер Бист каратист, мистер Бист юрист, мистер Бист гитарист. Это риск, но я скажу, что мистер Бист аналитик данных.
pravda. Mr. Beast panda. Mr. Beast चावल. Mr. Beast चावल खा रहे हैं. नीचे देखो वहाँ Mr. Beast कराटे कर रहे हैं. Mr. Beast वकील हैं. Рис, Mr. Beast ест рис. Посмотри вниз, там Mr. Beast каратист. Mr. Beast юрист. Mr. Beast гитарист. Это риск, но я скажу, что Mr. Beast аналитик данных. Правда. Mr. Beast панда. Mr. Beast चावल. Mr. Beast चावल खा रहे हैं. नीचे देखो वहाँ Mr. Beast कराटे कर रहे हैं. Mr. Beast वकील हैं. Mr. Beast rice. Mr. Beast eats rice. Look down there. Mr. Beast karate master. Mr. Lawyer. Mr. Beast guitarist. It's a risk, but I'll say Mr. Beast. She's a litigator dupe. True. Mr. Beast panda. Mr. Beast panda. Mr. Beast рис. Mr. Beast ест рис. Посмотри вниз, там Mr. Beast каратист. Mr. Beast юрист. Mr. Beast гитарист. Это риск, но я скажу, что Mr. Beast аналитик данных. Правда. Mr. Beast panda. Mr. Beast चावल. Mr. Beast चावल खा रहे हैं. नीचे देखो वहाँ Mr. Beast कराटे कर रहे हैं. Mr. Beast वकील हैं. Mr. Beast चावल. Mr. Beast चावल खा रहे हैं. नीचे देखो वहाँ Mr. Beast कराटे कर रहे हैं. Mr. Beast वकील हैं. Рис. Mr. Beast ест рис. Посмотри вниз, там Mr. Beast каратист. Mr. Beast юрист. Mr. Beast гитарист. Это риск, но я скажу, что Mr. Beast аналитик данных. Правда. Mr. Beast panda. Mr. Beast चावल. Mr. Beast चावल खा रहे हैं. नीचे देखो वहाँ Mr. Beast कराटे कर रहे हैं. Mr. Beast वकील हैं. Mr. Beast rice. Mr. Beast eats rice. Look down there. Mr. Beast karate master. Mr. Lawyer. Mr. Beast guitarist. It's a risk, but I'll say Mr. Beast. She's a litigator dupe. True. Mr. Beast panda. Mr. Beast panda.